डू यू नो हु दिस ब्यूटीफुल गर्ल हियर इज? शी इज एलिना। और एलिना का बचपन से क्या सपना है? एलिना का बचपन से सपना है कि उसको मनीष मल्होत्रा के जैसा डिजाइनर स्टोर ओपन करना है, राइट? तो डिजाइनिंग वगैरह के बारे में तो उसको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, बट बिजनेस कैसे करना है इसकी उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इस नॉलेज के लिए वो कहाँ जाएगी? एक बिजनेस एक्सपर्ट के पास जाएगी। और मेरे होते हुए दूसरा कौन बिजनेस एक्सपर्ट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, तो वो एलिना आ गई मेरे पास, और मैं हूँ एक बिजनेस एक्सपर्ट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो मेरे पास आ गई और मेरे को बोलती है, मैम मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है? मुझे जो है एक बहुत ही अच्छा सा बुटीक ओपन करना है, बट मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे कॉस्टिंग कितनी लगेगी, यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट्स वगैरह करना है, बिजनेस कैसे करना है, ये सब मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ आप मुझे समझाइए, ठीक है, कि क्या करूँ मैं जिससे मैं एक बुटीक ओपन कर सकूँ। तो मैं बोली, आ जाओ, एक अपन एक शेड्यूल करते हैं मीटिंग, और मैं तुमको बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझाऊंगी, राइट? तो वो आ गई मेरे पास मीटिंग करने। अब मीटिंग करने आई तो मैंने उससे सबसे पहले पूछा कि देखो बुटीक तो तुमको ओपन करना है, ठीक है एलिना, एलिना को बुटीक तो ओपन करना है। तो मैंने उसको बोला कि देखो सबसे पहले ना बुटीक ओपन करने के टाइम पे तुमको एक जगह चाहिए, ठीक है? एक प्लेस चाहिए ना जहाँ पे तुम बुटीक ओपन करोगी। वो बोली, हाँ मैम एक प्लेस तो चाहिए। तो मैं उससे पूछी, क्या ऐसी कोई जगह है तुम्हारे पास? बोली, ऐसा मैं कोई जगह ओन तो नहीं करती हूँ, तो एक काम करते हैं वो जगह को रेंट में ले लेते हैं, ठीक है? एक जगह को रेंट में ले लेते हैं। मैं बोली ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो जगह के लिए हम रेंट में जगह ले रहे हैं। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इतना फाइनेंस है, इतना पैसा है क्या कि तुम एक बुटीक को जो है ओपन कर सको? क्योंकि बुटीक खोलोगी तो बहुत सारे खर्चे लगेंगे, ड्रेसेस मटेरियल खरीदना है, लेबर हायर करना है, और भी बहुत सारे चार्जेस लगेंगे। तो क्या तुम्हारे पास इतना फाइनेंस है? तो उसने कहा, नहीं मैम फाइनेंस तो नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हारे पास फाइनेंस नहीं है इतना, तो तुम एक काम क्या करो कि लोन ले लो, ठीक है? तुम क्या करो, एक काम, तुम लोन ले लो। तो ये दोनों खर्चा मैंने उसको बताया अभी तक। अब उसके आगे और खर्चे मैं उसको बता रही हूँ। और क्या खर्चे मैंने उसको बताया कि देखो अगर बुटीक खोलना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ड्रेस मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना, ड्रेस मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और उसी ड्रेस मटेरियल से आप क्या करोगे, उसको ड्रेस में कन्वर्ट करोगे, और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसको बेचोगे, राइट? उसके बाद जो है तुमको क्या लगेंगे, मजदूर लगेंगे, लेबर लगेंगे। जो टेलर्स होते हैं ना जो ड्रेस आपके लिए सिल के देंगे, तो आपको वो मजदूर भी लगेंगे। तो ऐसे लेबर जो आपके लिए ड्रेस जो है सिल के देंगे, ठीक है? ओके, तो ये सब चीजें, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें लगेंगी, मैंने उसको अच्छे से समझाया। बट आपको समझाने के लिए अभी मैं सिर्फ 4 चीजें लेके चल रही हूँ। एलिना को क्या क्या चाहिए बुटीक खोलने के लिए? उसको जगह चाहिए, तो उसने रेंट में ले ली। उसको फाइनेंस चाहिए, उसने लोन ले लिया। ड्रेस मटेरियल चाहिए जिससे वो ड्रेस बना सके, और लेबर चाहिए, ठीक है? ये चीज हुई। एलिना जो है उसने अपना बुटीक स्टार्ट कर दिया। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एलिना कि उसने बहुत अच्छे से अपना बुटीक क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने बुटीक स्टार्ट किया ना, क्योंकि न्यू न्यू बुटीक है, देखो नया नया बुटीक है, 1 महीने निकल गए उसके बुटीक को, 1 मंथ, 1 मंथ पास हो गया, ठीक है? बुटीक चलते चलते, अब ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, यहाँ का रेंट हम एज्यूम करते हैं 7 लाख रुपीज, ठीक है? उसको 7 लाख रुपए का रेंट लगता है। और उसने जो है लोन लिया है, तो मान लो कि लोन में जो है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट लेट्स एज्यूम उसको 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट लगता है। मतलब टोटल 12 लाख रुपीज उसको यहाँ पे लगते हैं, राइट? 12 लाख रुपए उसको यहाँ पे लगते हैं। तो 1 मंथ हो गया है, एलिना का बुटीक चल रहा है। अब स्टार्टिंग मंथ है तो सेल तो बहुत कम हुई होगी, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कम होती है ना सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिना के पास जो है ना, ये लैंडलॉर्ड जिसने अपनी जगह किराए पे दी थी वो आ गया, और लैंडलॉर्ड इसको बोलता है कि मेरा रेंट मेरे को पे करो, ठीक है? मेरा रेंट मेरे को पे करो। तो एलिना क्या बोलती है, यार सर सुनो, मेरी कोई सेल्स हुई नहीं है तो मैं कहाँ से पे करूँ आपको रेंट? अगर मेरी सेल्स हुई रहती, प्रॉफिट हुआ रहता, तो मैं आपको रेंट पे करती। मेरा तो प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो लैंडलॉर्ड क्या बोलता है पता है उसको, मेरे को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी सेल्स हो चाहे ना हो। तुम्हारी सेल्स अगर जीरो भी होगी, तुम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तुम्हारा आउटपुट कोई प्रोडक्शन नहीं है, सेल्स कुछ ही नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये 7 लाख का खर्चा तो तुमको जो है बियर करना ही पड़ेगा, और मुझे पे करना ही पड़ेगा, भले तुम्हारा आउटपुट जीरो है, सेल्स जीरो है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे जिस बैंक से उसने लोन लिया था,
वो लोन वाला भी जो है अपनी क्या लेने आ गया, इंटरेस्ट लेने आ गया, और लोन वाला बोलता है कि मेरे को मेरी इंटरेस्ट दो विच इज अराउंड 5 लाख रुपीज की इंटरेस्ट दो। अब यहाँ पे भी ये बोलती है यार मेरी सेल्स तो हुई नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? तो बैंक वाला क्या बोलता है, आई डोंट केयर। ठीक है, आई डोंट केयर, आपको ये पैसा तो देना ही पड़ेगा, भले आपका आउटपुट कुछ हो ना हो, प्रोडक्शन कुछ हो ना हो, सेल्स कुछ हो ना हो, ये खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, ऐसे कॉस्ट, ठीक है, ऐसे खर्चे, कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, ऐसे खर्चे, कॉस्ट दो टाइप की अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे खर्चे चाहे जिसमें आपका आउटपुट हो चाहे ना हो, सेल्स हो चाहे ना हो, वो खर्चा तो आपका लगते ही रहेगा, चाहे आपकी सेल्स जीरो हो तो भी। ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट आपकी पूरी तरीके से क्या है, फिक्स्ड है, राइट। ओके, तो एलिना बोलती है ठीक है, मेरे को समझ में आ गया है कि 12 लाख रुपए तो मेरे खर्चे होंगे ही होंगे, चाहे मेरी सेल्स हो, आउटपुट हो, प्रोडक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाओ। अब यहाँ पे जो है, इसने जो है ड्रेस मटेरियल से ड्रेस बनाती है और बेचती है, तो यहाँ पे जो ड्रेस मटेरियल का खर्चा है, या फिर वो लेबर जो वेजेस में काम करते हैं, वेजेस मतलब दिहाड़ी में, ठीक है, जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा मिलता है, और जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे लेबर जो दिहाड़ी में काम करते हैं और जो ड्रेस मटेरियल से वो ड्रेस बना रही है, तो यहाँ पे ये खर्चा तब होगा उसका जब कुछ आउटपुट होगा। मतलब क्या, मतलब ये, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे ना ये खर्चा कब लगता है पता है, अगर मान लो एलिना ने जो है ड्रेस मटेरियल खरीदा, तभी तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना ड्रेस मटेरियल के लिए। अगर वो ड्रेस मटेरियल खरीदती ही नहीं तो उसको ड्रेस मटेरियल के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता। मतलब वो खर्चे जो आउटपुट से लिंक्ड है, अगर आउटपुट हुआ तो खर्चे होंगे, आउटपुट नहीं हुआ तो खर्चे नहीं होंगे। वैसे कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती है। अगर प्रोडक्शन होगा तो ये कॉस्ट लगेगी, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो कॉस्ट नहीं लगेगी। जैसे अगर आप कोई जगह किराए से लिए हो तो वहां पे तो भले आप वहां पे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, आपको किराया तो देना ही पड़ेगा, तो वो फिक्स कॉस्ट हो गई। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है अगर प्रोडक्शन होगा तो वो खर्चे होंगे, अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो खर्चे नहीं होंगे। तो अगर एलिना को प्रोडक्शन करना है तभी तो वो ड्रेस मटेरियल खरीदेगी ना, अगर एलिना को प्रोडक्शन करना है तभी तो जाके वो लेबर को बुलवाएगी ना। तो वैसे कॉस्ट जो आउटपुट से लिंक होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो ये दो टाइप के कॉस्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिए समझना जरूरी है। हमारा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा इकोनॉमिक्स का, उसका नाम क्या है, कॉस्ट, राइट। उसका नाम देख लो दोस्तों, उसका नाम क्या है, कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने समझ लिया किसके बारे में, व्हाट आर फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट आर वेरिएबल कॉस्ट। ओके, चलो दोस्तों, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ। अब आप लोग दिमाग लगाओगे अपना मेरे साथ में, एक ग्राफ मैं आपको बना के दे रही हूँ। ठीक है, एलिना बेचारी बहुत दुखी, क्यों दुखी पता है, वो बोल रही है प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी फिक्स कॉस्ट मेरा लग गया। ठीक है, तो अब एक ग्राफ हम उसको बना के दिखाते हैं। अब वो मेरे पास फिर से आई तो मैं उसको समझा रही हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, राइट, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में जो है मैं फिक्स कॉस्ट को प्लॉट करने वाली हूँ। फिक्स कॉस्ट मेरी टोटल कितनी है, 12 लैक्स, 12 लैक्स की मेरी फिक्स कॉस्ट है। और यहाँ पे जो है ये मैं आउटपुट को प्लॉट करने वाली हूँ। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आउटपुट चाहे जीरो हो चाहे आउटपुट लैक्स में हो, फिक्स कॉस्ट सेम का सेम रहेगा। कैसे, यहाँ पे देखो आउटपुट जो है जीरो है, क्या यहाँ पे एलिना का आउटपुट जीरो था, हाँ जीरो था, तो भी उसके 12 लाख रुपए लग रहे थे, बिल्कुल लग रहे थे। तो लेट्स एज्यूम ये है 12 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट, तो जीरो आउटपुट में भी उसका 12 लाख रुपए जो है लग रहा है। ठीक है, अब जो है आउटपुट उसका जो है, मान लो उसने अब उसको समझ में आया है कि भाई आउटपुट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो उसने आउटपुट मान लो कि यहाँ पे 1 लाख यूनिट का आउटपुट किया, तो भी उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी, जितनी रेंट थी ना उतनी ही रहेगी, और जो इंटरेस्ट था उतना ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसने 5 लाख रुपए का आउटपुट कर लिया, 5 लाख यूनिट्स का आउटपुट कर लिया, 5 लाख यूनिट्स का आउटपुट कर लिया, तो भी फिक्स कॉस्ट जितनी थी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है
आउटपुट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती है। आउटपुट हो चाहे ना हो, फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी लगते रहेगी हमेशा, राइट। अब आ जाओ, अब वेरिएबल कॉस्ट के बारे में समझते हैं, और यहाँ पे मेरे को आपका पूरा अटेंशन चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये आउटपुट से लिंक होता है, और हम इसको यहाँ पे मैंने इसका ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये सेम टेबल को हम यूज करते हैं आपके आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आउटपुट कितना है मेरा, यहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट है 0 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग फिर ध्यान से सोचना, मैंने क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट तभी लगेगी जब कुछ आउटपुट होगा। तो अगर आउटपुट 0 है तो क्या कोई वेरिएबल कॉस्ट लगेगी क्या? नहीं। लेकिन ऊपर पे क्या था, आउटपुट 0 था तो भी फिक्स कॉस्ट लग रही थी, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट 0 है तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। अब देखते हैं, आउटपुट हो गया 1, तो वेरिएबल कॉस्ट हमने कितना एज्यूम किया था, 6। वेरिएबल कॉस्ट है 6। अगर एक यूनिट आउटपुट अगर बना रहे हो तो 6 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है अगर प्रोडक्शन होता है तो वो कॉस्ट लगती है, अदरवाइज नहीं लगती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका आउटपुट हुआ तभी वो कॉस्ट लगेगी। इसमें हमने क्या देखा था एग्जाम्पल में, ड्रेस मटेरियल, लेबर का खर्चा, वो सब चीजें। अब यहाँ पे इसने एक यूनिट बनाया, एक यूनिट के लिए उसको 6 जो है वेरिएबल कॉस्ट लगी। अब वो 2 यूनिट बना रही है, 2 यूनिट, तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल हो गई 10, ठीक है। उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 10। अब वो 3 यूनिट बना रही है, वेरिएबल कॉस्ट हो गई इसकी 15। लेट्स अज्यूम कितना लिया है यहाँ पे, 15, ठीक है। अब 4 यूनिट बना रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेट्स एज्यूम इसकी हो जाती है 24, ठीक है। एंड 5 यूनिट्स बना रही है तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाती है, लेट्स एज्यूम 35, ठीक है। लेट्स एज्यूम 35। अब ध्यान से देखो, 0 यूनिट तो 0, इसमें तो कुछ समझाने की बात नहीं है। जब वो 1 यूनिट बनाती है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट 6 हो जाती है, ठीक है। और जब 2 यूनिट बना रही है तो देखो 10 रुपए बस लग रहे हैं। मतलब यहाँ पे पहला यूनिट बनाने के लिए उसको 6 रुपए लग रहे थे, लेकिन दूसरा यूनिट बनाने के लिए उसको सिर्फ 4 रुपए लग रहे हैं। कैसे निकाला हमने, 10 - 6 करके, उसको सिर्फ एक्स्ट्रा 4 रुपए लग रहे हैं सेकेंड यूनिट बनाने के लिए। अब वो थर्ड यूनिट बनाती है, ठीक है, थर्ड यूनिट बनाती है तो उसको एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 15 - 10, 15 3 यूनिट का, 10 जो है कितने यूनिट का, 2 यूनिट का। तो थर्ड यूनिट बनाने के लिए उसको कितना लग रहा है, 5। फिर फोर्थ यूनिट के लिए कितना लग रहा है, 24 - 15 9। और फिफ्थ यूनिट बनाने के लिए उसको कितना लग रहा है, 35 - 24 11। अब आप लोग को ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ कि मैम ऐसा होना चाहिए था ना कि 0 में तो 0 लग रहा है, अगर 1 यूनिट बनाने के लिए उसको 6 लग रहा है तो 2 यूनिट बनाने के लिए उसको 12 लगना चाहिए, 3 यूनिट बनाने के लिए उसको 18 रुपीज लगना चाहिए, 4 यूनिट बनाने के लिए उसको 24 रुपए लगना चाहिए, 5 यूनिट के लिए 30। बट ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इस प्रपोर्शन में तो काम नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ के आ रहे हैं, अब चैप्टर 5 से मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ ना, ध्यान से सुनना। चैप्टर 5 में जो है हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ जो है इसके ऊपर बेस्ड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक लॉ है, प्रोडक्शन से रिलेटेड लॉ है। और ये लॉ ये बोलता है कि अगर आप क्या करते हो स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में जो है कोई भी एक फैक्टर को अगर आप इंक्रीज करते हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो प्रोडक्शन जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार चैप्टर नंबर 5 देख के आओ, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर आप स्टार्टिंग में जो है कोई भी फैक्टर इंक्रीज करते हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हमारे एग्जाम्पल में हमने लेबर इंक्रीज किया था ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके, तो जब स्टार्टिंग में आप इंक्रीज करते हो ना लेबर को, तो वो इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन को बढ़ाता है, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है,
ठीक है, क्यों ऐसा होता है वहां पे मैंने बताया था, एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ, क्योंकि वहां पे उसको जो है डिवीजन ऑफ लेबर का बेनिफिट मिलता है। लोग बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं स्टार्टिंग में, तो उसका बेनिफिट मिलता है, इसलिए जो है प्रोडक्शन बहुत स्पीड से बढ़ता है। तो ध्यान से सुनो, अगर प्रोडक्शन कहीं पे बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब एक लेबर जो है, नॉर्मली एक लेबर 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है, बट क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लेबर लगा दिया, तो अब एक लेबर जो है 15-15 यूनिट बना रहा है। तो एक घंटे में एग्जाम्पल एक लेबर 15 यूनिट बना रहा है, जबकि नॉर्मली कितना बनाता था, पहले लेबर 10 यूनिट बनाता था, अब 15 यूनिट बना रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब ज्यादा यूनिट बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? क्यों कम होगी? मान लो एक लेबर एक घंटे में उसको हम 200 रुपए देते हैं, ठीक है, नॉर्मली वो 200 में कितने यूनिट बनाता था, 10 यूनिट, तो 20 रुपए लगता था। लेकिन अब वो 200 में कितने यूनिट बना रहा है, 15 यूनिट बना रहा है, तो कितना हो गया, ये 3 ये 40/3, तो 40/3 अराउंड 13.33 रुपीज जो है, उतने में वो बना दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए हमारी कॉस्टिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी वजह से जो है, जैसे देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है ना, तो हमारी कॉस्टिंग जो है वो क्या होना चालू हो जाती है, कम होना चालू हो जाती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। ठीक है, वहां क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि भाई स्टार्टिंग में जैसे जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा लेबर लगाओगे ना, तो प्रोडक्शन जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब कम लेबर ज्यादा काम करके दे रहे, अगर कम लेबर ज्यादा काम करके दे रहे हैं, तो उनकी कॉस्टिंग भी तो कम लगेगी ना। एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बनाने का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में जो एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हो, तो पहले 6 रुपए में सामान बनता था, अब वो 4 रुपए में बनने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, तो 4 रुपए से वो 5 रुपए हो गया, 5 से 9, 9 से 11, इसका आंसर भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में ही है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये बोलता है कि स्टार्टिंग में आप एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हो ना, तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा लेबर लगाते जा रहे हो, तो क्या होता है ना, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि प्रोडक्शन जो है ना, बढ़ता तो है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब प्रोडक्शन गिरना चालू हो जाता है। तो सेम यहाँ पे होता है, पहले कॉस्टिंग कम तो होती है, कम तो होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, वही कॉस्टिंग जो है बढ़ना चालू हो जाती है। ठीक है, वही कॉस्टिंग क्या होता है, बढ़ना चालू हो जाती, क्योंकि लेबर अब काम अच्छे से नहीं कर रहे, काम अच्छे से नहीं कर रहे, तो मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है उनको प्रोडक्शन करने का, ज्यादा टाइम लग रहा है प्रोडक्शन करने में, तो उस चीज की क्या हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो यहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है, ये किसका केस देख लिया, वेरिएबल कॉस्ट का देख लिया कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे होता है। पहले स्टार्टिंग में जो है वेरिएबल कॉस्ट जो है क्या होता है, गिरता है, फिर उसके बाद जो है ये वापस से जो है बढ़ना स्टार्ट होता है। इसका अब हमको क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं अपन आप लोगों के लिए, यहाँ पे बहुत प्यारा सा ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड यहाँ पे हम लेंगे आउटपुट। आउटपुट अगर जीरो है तो क्या वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है, आउटपुट अगर 1 यूनिट हो गया, आउटपुट अगर 2 यूनिट हो गया तो क्या होगा, आउटपुट 3 यूनिट होगा तो क्या होगा, आउटपुट 4 यूनिट होगा तो क्या होगा, आउटपुट 5 यूनिट हो गया तो क्या होगा, एंड अपन 5 यूनिट्स तक का लिए, राइट। चलो, और यहाँ पे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम 5-5 के गैप में, ये 5, ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30, और एक हमको और चाहिए 35। ठीक है, जब आपका आउटपुट जो है 1 यूनिट है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, 6। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, 6। जब आउटपुट 2 यूनिट हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, 10। जबकि आपके लॉजिक से उसको 12 आना चाहिए, लेकिन 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। फिर आउटपुट कितना हो गया आपका, यहाँ पे आउटपुट हो गया 3, वेरिएबल कॉस्ट है 15। आउटपुट हो गया 4, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 24। यहाँ पे
आउटपुट 5 एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 35। तो देखो ये कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये इसको ना थोड़ा सा इग्नोर, ओहो ठीक है, इसको हम एज्यूम करते हैं कि यहीं पे आ रहा है। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, देखो एक होता है एस शेप। एस कैसा रहता है, ऐसा रहता है। तो क्या ये ऐसा है क्या, नहीं, ये तो उल्टा है, ये तो ऐसा है। तो जो ऐसा एस के अपोजिट शेप रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स एस शेप, इनवर्स एस शेप्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो लोग भी चैप्टर नंबर 5 पढ़ के आ रहे हैं, मैं उससे रिलेट करूँ क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं रियल लाइफ में, तो हमको भी रिलेट करके ही पढ़ना है। ठीक है, हमने जो कर्व बनाया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, हमने वो कर्व ऐसा बनाया था। मैंने ऐसा एक कर्व आपको सिखाया था और मैंने बोला कि यहाँ तक जब अगर ऐसे उल्टा सी के जैसा कोई चीज होता है, मतलब कोई भी चीज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, तब जाके ऐसा कर्व बनता है, जब चीजें इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, ये यहाँ का नहीं है, ये चैप्टर नंबर 5 है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब चीजें इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है ना, यहाँ तक का ध्यान रखो, तो वो ऐसा बढ़ती है। लेकिन जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, ऐसे चीजें कैसे बढ़ रही है, ऐसे। ठीक है, जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है चीजें, यहाँ पे हमारा कॉस्टिंग जो है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, बढ़ेगा तो सही, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, बट कैसे बढ़ेगी, डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो ऐसा, तो जब वेरिएबल प्रपोर्शन में जो है प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है ना, तो कॉस्ट यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। फिर जहाँ पे वेरिएबल प्रपोर्शन में जो है प्रोडक्शन जो है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना चालू हो जाती है। ये देखो यहाँ पे कर्व अब चेंज हो गया, तो कॉस्ट जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना चालू हो जाती है। राइट, तो ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। अब देखो, मतलब मैंने आपको ये बताया, अभी तक ध्यान से सुनो बच्चों, कॉस्ट अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं निकालूंगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर लूँ, टोटल कर लूँ, तो मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीसी या टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मान लो मैं 0 यूनिट बना रही हूँ, 0 यूनिट बना रही हूँ, नंबर, अब यहाँ पे हम एक टेबल में आपको बना के बताती हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स मान लो 0 है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, क्या 0 यूनिट में फिक्स कॉस्ट लगता है कि नहीं, बिल्कुल लगता है। क्या 0 यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट लगता है कि नहीं, नहीं लगता है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 12। ठीक है, अगर हम 1 यूनिट बना रहे हैं, सिर्फ 1 यूनिट बना रहे हैं, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, हमारा टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा लगते ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है फर्स्ट यूनिट का हमने कितना लिया था, 6 रुपीज़, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। अब अगर हम 2 यूनिट बना रहे हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 12, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है थी हमारी 2 यूनिट की 10, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 22। 3 यूनिट अगर हम बना रहे हैं तो हमारी जो है टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये तो हमेशा 12 का 12 ही रहेगा, ये कितना था 15 था, तो ये हो जाएगी 27। 4 यूनिट अगर हम बना रहे हैं तो 12 तो हमेशा लगते ही रहेगी, और ये हमारा हो गया था 24, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट 36। अगर हम 5 यूनिट बना रहे हैं तो उस केस में 12 तो 12 ही रहेगा, और उसके बाद जो है ये हमारा था 35, तो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 47। ठीक है, 47। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है, एक चीज़ एकदम ध्यान से सुनना, मैं ना वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें डिफरेंस निकाल रही हूँ, अभी फिक्स कॉस्ट को भूल जाओ, मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। ठीक है, ये है वेरिएबल कॉस्ट, पहले वेरिएबल कॉस्ट 0 थी, 0 से 6 हो गई, कितनी एक्स्ट्रा चेंज हुई 6। ठीक है, अब 6 से 10 हो गई, मतलब एक्स्ट्रा कितनी हो गई 4, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए 4 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। अब 10 से जो है वो 15 हो गई, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए अब हमको 5 रुपये लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 15 से 24 हो गई, एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा 9 रुपये। अब 24 से जो है 35 हो गई, तो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए 11 रुपये लगेगा। क्या इतना लगेगा कि नहीं, हाँ,
पहले जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लग रही है वो स्टार्टिंग में जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है लगने वाली कम हुई थी, उसके बाद वो जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है बढ़ते जा रही है। देखो 5 से 9 हो गई एंड 9 से 11 हो गई और यहाँ पे 4 से 5 हो गई। ठीक है, तो पहले एक्स्ट्रा कॉस्ट कम हुई फिर बढ़ रही है। अब यहाँ पे आ जाओ, टोटल कॉस्ट में डिफरेंस देखते हैं। टोटल कॉस्ट में देखो, पहले टोटल कॉस्ट 12 से 18 हो गई, कितना 6 का डिफरेंस। ठीक है, फिर 18 से जो है 22 हो गई, 4 का डिफरेंस। 22 से 27 हो गई, 5 का डिफरेंस। 27 से 27 से 36 हो गई, 9 का डिफरेंस। 36 से 47 हो गई, 11 का डिफरेंस। ये देखो ये दोनों फिगर सेम है। अरे एकदम बेसिक सी बात है बच्चों, ये दोनों फिगर का सेम होना कंपलसरी ही था। क्यों कंपलसरी था? क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है ना, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है। तो याद रखना, ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लग रही है एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इस कॉस्ट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट, एक्स्ट्रा कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम जो है टोटल कॉस्ट के डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं और ये हम वेरिएबल कॉस्ट के भी डिफरेंस से निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं आगे बताऊंगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकलती है मार्जिनल कॉस्ट, या तो हम टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ले लो या वेरिएबल कॉस्ट का, राइट। चलो, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट है। तो फिक्स कॉस्ट अगर कांस्टेंट है तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो तो वेरिएबल की वजह से ही चेंजेस आ रहे हैं ना, ये है, इस वजह से दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे जहाँ पे हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे थे। अब मेरे को टोटल कॉस्ट का एक कर्व बनाना है, टोटल कॉस्ट का कर्व बनाना है दोस्तों। अपन बहुत धीरे जा रहे हैं इस चैप्टर में, उसका रीजन क्या है पता है, क्योंकि बहुत टेक्निकल चैप्टर है। अगर एक भी चीज मिस हो गई ना तो पूरा चैप्टर हाथ से चले जाएगा। तो हमको इस चैप्टर में बहुत धीरे जाना जरूरी है अपने लिए। चलो, यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। बहुत बड़ा ग्राफ हो गया है। ओके, लेट्स टेक दिस। इतना लेते हैं अपन, जितना हमको ज़रूरी होगा हम उतना यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 47 तक है, राइट। टोटल कॉस्ट 47 तक है। ये टोटल कॉस्ट का जो है उसका ग्राफ है। यहाँ पे हम वाई एक्सिस में टोटल कॉस्ट प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस में हम क्या प्लॉट करने वाले हैं, एक्स एक्सिस में हम प्लॉट करने वाले हैं आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट जो है 0 यूनिट, 1, 2, यह 3, 4 एंड 5। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये हम ले लेते हैं 10-10 के गैप में ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। तो आउटपुट अगर 0 है तो क्या टोटल कॉस्ट 0 होगी? अब तुम लोग बिना उस टेबल को देखे सोचो, क्या आउटपुट 0 है तो टोटल कॉस्ट 0 होगी क्या? नहीं, टोटल कॉस्ट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि 12 रुपए जो है वो लगते ही रहेगा, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। तो यहाँ से चालू होगा, आउटपुट 0 है ना तो भी कॉस्ट आपकी लगेगी, तो हम यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आउटपुट जो है कितना हो गया, आउटपुट 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट की टोटल कॉस्ट हमारी कितनी थी, 1 यूनिट की 18, तो ये आ गया 80। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2 यूनिट, 2 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी हमारी, 2 यूनिट अगर बना रहे थे तो 22, तो 22 हमारा किधर आएगा, इधर लगभग। ये हो गया 22। फिर हमने बनाया 3 यूनिट, 3 यूनिट के लिए जो है कॉस्टिंग है 27, लगभग इधर। ठीक है, 4 यूनिट, 4 यूनिट की जो कॉस्टिंग है कहाँ है हम, 36 और उसके बाद 47, तो 4 यूनिट की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 36, मतलब इधर कहीं आ रही है। एंड 5 यूनिट की जो है 47, मतलब यहाँ कहीं आ रही है। तो ये देखो, ये इन्वर्स एस शेप्ड कर्व जो है ये आपके लिए तैयार है। ठीक है, इन्वर्स एस शेप्ड कर्व, अगर ये हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व है, टोटल कॉस्ट का कर्व। ठीक है, अगर मैं इसी ग्राफ में जो है
टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व बनाऊंगी, टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व, तो वो कैसा बनेगा, अब इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ये है टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व, एकदम स्ट्रेट लाइन। काम करते हैं, इसको से बनाते हैं। ये देखो, ये है टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व। चाहे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, हर केस में जो है क्या होगा, यहाँ पे आपका इतना कॉस्ट तो लगते रहेगा। अब एक बच गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो है अगर मैं प्लॉट करूंगी तो वो, चलो प्लॉट करके दिखाई देती हूँ, नहीं तो बोलोगे मैम आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो में तो जीरो लगेगा, फर्स्ट यूनिट में 6 रुपये, ठीक है। सेकेंड में कितना है, सेकेंड में 10, ठीक है। थर्ड में कितना है, थर्ड में जो है ये आपका हो गया 15, ठीक है। फोर्थ में कितना है, फोर्थ में है 24 यहाँ, और फिफ्थ में कितना है 35 है यहाँ। तो देखो ये दोनों कर्व जो बन रहे हैं, अब मेरे को थोड़ा सा प्लॉटिंग में जो मेरे से जो गड़बड़ी होगी उसको इग्नोर करना, मतलब जो डॉट लगाने में, क्योंकि वो पेंसिल और पेंसिल उसमें अच्छे से बनता है कॉपी में। तो ये देखो ये दोनों जो कर्व बन रहे हैं ना, ये जो है दोनों पैरेलल ही बनेंगे, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो बीच का डिफरेंस है ये क्यों है पता है, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस जो है ये किसके बराबर है, ये फिक्स कॉस्ट के बराबर है। ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस थ्रू आउट चलते रहेगा, फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस। ये टोटल डिफरेंस हमेशा टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में बराबर रहेगा, एंड इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू व्हाट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो हम अभी तक क्या पढ़े बच्चे, ध्यान से सुनो, बहुत टेक्निकल चैप्टर है, इसलिए इसमें जो है मैं आपको एकदम डीप में लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ना कंसेप्ट पढ़ा अबाउट कॉस्ट, और ये पढ़ा कि कॉस्ट जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कोई भी चीज को बनाने के लिए दो खर्चे लगेंगे। फिक्स कॉस्ट जो है हमेशा फिक्स ही रहता है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना लगेगा ही लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट आपका तभी लगता है जब प्रोडक्शन होता है, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व हमेशा रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल कॉस्ट का इनवर्स एस शेप्ड रहेगा, और टोटल कॉस्ट का कर्व भी जो है वो जीरो से चालू नहीं होगा, वो यहाँ से चालू होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट जहाँ से चालू होता है और वहां से जाके वो भी इनवर्स एस शेप कर्व ही रहेगा। ये हमने पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि जो टोटल कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अपन इसको फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है बातें, ओके। तो ये देखो ये सब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, ये है आपका टोटल शॉर्ट रन कॉस्ट में जो है दो कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सब चीजें मैंने आपको समझा दी है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, इनवर्स एस शेप रहता है, क्यों रहता है देखो, क्यों रहता है फिर से यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बिकॉज इनिशियली वाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इनवर्सली एस शेप्ड, बिकॉज इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, increases at a diminishing rate because of better utilization of fixed factors and efficiency in variable factors, and as variable factor increases there is fall in efficiency of variable factors। चैप्टर नंबर 5 से लिंक करके आपको मैंने पढ़ाया था, जो चैप्टर 5 देख लो एक बार में ये समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद है टोटल फिक्स, अब फिर हमने देखा था टोटल कॉस्ट के बारे में, विच इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कर्व भी हम पढ़ चुके हैं, ओके। चलो ये मैंने आपको सब चीज समझा दी है। अब आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं, विच इज एवरेज कॉस्ट, बहुत ही इजी है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट यहीं से एक बार देखिए क्या बहुत इजी कंसेप्ट है, अब ये समझ में आ गया ना आपको, तो अब सब बहुत इजी है आपके लिए। देखो एवरेज कॉस्ट, जैसे अगर मेरे को एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कितना आउटपुट हुआ है उसी से तो एवरेज कॉस्ट निकालेंगे ना। अगर जीरो आउटपुट हो रहा है तो हमारा एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितना आउटपुट हुआ है। तो अगर जीरो यूनिट बना रहे हैं
तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, राइट। जैसे ही आप एक यूनिट बना रहे हो, फर्स्ट यूनिट बना रहे हो, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो टोटल कॉस्ट है 12 डिवाइडेड बाय आउटपुट 1, तो कितना आ जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट 12। तो फर्स्ट यूनिट बनाने का टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना आएगा, 12। अब 2 यूनिट आउटपुट बना रहे हो, टोटल फिक्स कॉस्ट 12 का 12 ही रहेगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6। ऐसे ही आप निकालते जाओगे आगे। तो जब हम 5वां यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है, 5th यूनिट का हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किए, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा 12 है, आउटपुट कितना है 5, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 2.4। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, एवरेज जो कॉस्ट है वो घटते जा रहा है, ठीक है। पहले एवरेज कॉस्ट जो है इन्फिनिटी था, 12 हो गया, 12 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2.4, और प्रोडक्शन करते तो वो और कम होते जाता। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होते जाता है, ठीक है, उतना ज्यादा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है कम होते जाता है। ये देखो गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है एंड गिरते जा रहा है। इसके आगे भी प्रोडक्शन करोगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगा। तो याद रखना, ये किसी भी बिजनेस के लिए जो है ना एक सजेशन रहता है कि अगर आपको पर यूनिट कॉस्टिंग कम करना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। क्यों ज्यादा प्रोडक्शन करो, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करने से क्या होगा, जो एवरेज कॉस्ट है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो कम होते जाती है, ठीक है। मतलब सुनो, एक चीज सोचो, मैं चाहे काम धंधा करूं चाहे ना करूं, मेरा रेंट तो 12 लाख आ ही रहा है, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा करूं कि मैं बहुत काम करूं जिससे मेरा जो रेंट है 12 लाख का वो बट जाए, बहुत सारे आउटपुट्स में बट जाए। तो जितना ज्यादा आउटपुट में बटेगा वो पैसा, तो उतना ही तो मेरे लिए फायदेमंद है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि आप क्या करो, आउटपुट इंक्रीज करोगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होते जाएगा आपका, राइट। अब ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ होती इधर उधर तो वो ध्यान दे देना। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, 2 जगह पे मैंने रेक्टेंगल बनाया, या एक और रेक्टेंगल यहाँ से बना रही हूँ, एक और रेक्टेंगल मैं यहाँ से बना रही हूँ, ठीक है। इसमें हम जितने चाहे रेक्टेंगल बना सकते हैं। जितने भी रेक्टेंगल मैंने बनाया है, अगर उस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, ठीक है, उस रेक्टेंगल का आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो वो रेक्टेंगल का एरिया जो है हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 जगह का निकालते हैं, एक ये है पॉइंट ए का और ये पॉइंट बी का निकालते हैं। पॉइंट ए का एरिया अगर निकालू मैं, पॉइंट ए का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1 12, ठीक है। अगर पॉइंट बी का निकालू मैं एरिया, तो यहाँ भी फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ अगर ये देखेंगे तो ये 6 इंटू 2 12। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताओ कि ये जो पर्टिकुलर कर्व है, किसका कर्व है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है, उस कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोला जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए उसको बोला जाता है क्योंकि उस कर्व में जो है, अगर कहीं पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ किया जाए, एरिया निकाला जाए, तो वो एरिया हमेशा सेम निकलती है। ऐसा कर्व जिसमें अगर मान लो वो कर्व को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जोड़े, तो लेंथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो है उसको ज्वाइन करें और एरिया निकाले, तो एरिया हमेशा सेम आती है। वैसे कर्व को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा कर्व इसका एवरेज फिक्स कॉस्ट का। उसके बाद आप आ जाओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या होता है, देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, इसका फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब आउटपुट, क्वांटिटी मतलब आउटपुट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये रहा आपका, इसमें डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, आउटपुट। तो यहाँ पे देखो जब हम ऐसा डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 1 करें तो 6, फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 5, फिर 15 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 5, 24 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 6, एंड 35 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 7। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पहले जो है ना
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, फिर वो बराबर हो रहा है, फिर इंक्रीज होना चालू हो रहा है। मतलब पहले कॉस्ट कम हो रहा है थोड़ा, फिर बराबर हो गया, फिर इंक्रीज हो रहा है। कि इसका डायग्राम देखो ये है, ये डायग्राम है। यहाँ पे हमने आउटपुट लिखा है और यहाँ पे हमने लिखा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट किया है वाई एक्सिस में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पहले यूनिट को बनाने में एवरेज खर्चा कितना आ रहा है 6। ठीक है, एवरेज वेरिएबल खर्चा कितना आ रहा है 6 का। उसके बाद जो है सेकेंड यूनिट बनाए तो 5 रुपए का तो देखो सेकेंड यूनिट जो है उसको बनाने का एवरेज वेरिएबल खर्चा वो 6 से हो गया 5। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट बनाने का एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट है दैट इज अगेन 5, मतलब ये बराबर हो गया, पहले कम हुआ फिर बराबर हुआ। और उसके बाद जो है फोर्थ यूनिट बनाने का जो है वो एक्सपेंस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो हो गया 6, मतलब वो बढ़ गया है वापस से। अब उसके बाद अगर फिफ्थ यूनिट बना रहे हो तो एवरेज वेरिएबल खर्चा जो है वो 7 हो गया है। तो एवरेज वेरिएबल खर्चा पहले कम होता है फिर बढ़ता है। देखो अब एक ये क्यों हो रहा है ऐसा यार, लर्न कुछ नहीं करना, बस समझना है ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। क्योंकि टोटल वेरिएबल खर्चा जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी पहले डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वो डिक्रीज हो रहा है, जब टोटल डिक्रीज होगा तो एवरेज भी डिक्रीज होगा ना। ठीक है, कोई चीज का टोटल डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज भी डिक्रीज होगा, बट बाद में टोटल बढ़ने लग जाता है तो एवरेज भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है कि पहले वो घटता है फिर वो बढ़ जाता है वापस से। ओके, चलो तो उसका डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा। राइट, अब आ जाओ, हम आ जाते हैं थर्ड में। और जीरो यूनिट में तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे जीरो यूनिट में कुछ क्यों प्लॉटिंग नहीं हुई? क्योंकि जीरो यूनिट में जो आउटपुट भी जीरो है, टीवीसी भी जीरो है, तो जीरो बाय जीरो तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ से ही वो फर्स्ट यूनिट से ही वो कर्व बनना चालू होता है। ठीक है, अब आ जाओ हम थर्ड वाला देखते हैं, एवरेज कॉस्ट का कर्व। एवरेज कॉस्ट या फिर इसको हम बोलते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। दो तरीके से निकाल सकते हैं ना। देखो किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं अपन? टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो मेरे को एवरेज किसका निकालना है? एवरेज टोटल कॉस्ट का निकालना है। तो मैं क्या करूंगी? टोटल कॉस्ट लिख दूंगी डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट लिख दूंगी। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ? क्योंकि हम जो है, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब मेरे को एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, तो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना। इसलिए दो फॉर्मूला है, एक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, या फिर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसा निकल के आएगा। जब हम फर्स्ट यूनिट बना रहे हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 12 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 है, टोटल ये जो है टोटल कितना आ जाएगा? टोटल एवरेज कॉस्ट, टीएसी लिख देंगे इसको हम, टोटल एवरेज कॉस्ट। टोटल एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा? 18। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट में टोटल एवरेज कॉस्ट 11, थर्ड यूनिट में टोटल एवरेज कॉस्ट 9, फोर्थ यूनिट में टोटल एवरेज कॉस्ट 9, एंड फिफ्थ यूनिट में टोटल एवरेज कॉस्ट 9.4। ये भी कर्व जो है ऐसा बनेगा। ठीक है, ये देखो ये ऐसा बन रहा था और ये जो है ऐसा बन रहा है, ज़्यादा डीप। क्यों? रीज़न, ये रीज़न बुक में बहुत अच्छे से नहीं बताता है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो है एवरेज वेरिएबल का, वो इस टाइप का है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे मैं आपके लिए बना रही हूँ एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट, दोनों एक ही बात होती है। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट एक ही बात है। ये कर्व जो है ऐसा बन रहा। ठीक है, ये ज्यादा डीप है, वैसे थोड़ा ऊपर बनता है ना, जब ये बनता है ना तो यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोड़ा सा डीप, ये इतना डीप, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इसको ना सिर्फ एक ही चीज अफेक्ट करती है, वो है वेरिएबल कॉस्ट। और जबकि एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो वो एवरेज फिक्स कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा वो और किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, फिक्स कॉस्ट भी क्या होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन करते हो, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे जैसे जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होती है ना, वैसे वैसे जो है जो फिक्स कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो कम होना चालू हो जाती है। मैं आपको बता चुकी, जितना प्रोडक्शन करोगे उतनी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होते जाएगी, ठीक है। और एक और चीज मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी स्टार्टिंग में गिरती है, स्टार्टिंग में ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिरती है। तो जब दो चीजें साथ में गिर रही है तो यहाँ पे बहुत स्पीड से गिरती है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बहुत स्पीड से गिरती है, उतनी स्पीड से वेरिएबल कॉस्ट नहीं गिरती, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो दो चीजें जो उसको, टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब दोनों चीजें गिर रही है और स्पीड से गिर रही है तो ये कर्व हमेशा एकदम स्पीड से गिरेगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि उतना स्पीड से नहीं गिर रही है। उतना स्पीड से क्यों नहीं गिर रही है पता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हो, क्योंकि अभी एवरेज फिक्स कॉस्ट तो गिर रहा है अभी भी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल कॉस्ट एक टाइम तक ही आके जो है कम होता है, उसके बाद वो बढ़ना चालू हो जाता है, राइट, उतना स्पीड से वो नहीं गिरता है। तो यहाँ पे वही पीरियड है जहाँ पे उतना स्पीड से आपका वेरिएबल कॉस्ट वगैरह नहीं गिर रहा है, और उसके बाद ये मिनिमम में आता है, और उसके बाद ऐसा होता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये बढ़ना चालू हो जाती है, और इतना ज्यादा स्पीड से बढ़ती है कि टोटल फिक्स, इतना ज्यादा स्पीड से बढ़ता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इतना स्पीड से बढ़ता है कि भले एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है एवरेज, और एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है, लेकिन ये बहुत स्पीड से बढ़ता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बहुत स्पीड से बढ़ता है और फिक्स कॉस्ट उतना स्पीड से नहीं गिरता जितना स्पीड से ये बढ़ता है, इसलिए ये वापस बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कॉस्टिंग क्या होती है, फिर से बढ़ना चालू हो जाती है। तो ये है आपके एवरेज कॉस्ट के कर्व, ये रहा आपका कर्व, ठीक है। तो ये तीन कर्व के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, सबसे पहले ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या ये जो कर्व है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व जो है, ये ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग हाइपरबोला बनाता है, ठीक है, क्या ये कभी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करेगा क्या, कभी नहीं टच करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि देखो अगर आउटपुट 0 है तो भी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लग रही है, कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रही है, मतलब कि ये कभी भी 0 आउटपुट जब भी रहेगा, क्या ये वाई एक्सिस को टच करेगा क्या, टच ही नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लग रही है। तो भले कॉस्ट इन्फिनिटी है लेकिन हम उसको प्लॉट नहीं कर सकते। जब एक यूनिट हम बना रहे हैं तब हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, इतनी लग रही है, तो क्या ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच कर रहा है क्या, नहीं। जब हम यहाँ पे मान लो 1 लाख यूनिट भी बनाएंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो भी कहीं ना कहीं तो जो है वो यहाँ पे प्लॉट होगा ना कहीं तो प्लॉट होगा। तो क्या वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये जो कर्व है किसका, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व जो है कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ना ही वो वाई एक्सिस को टच करता है, दोनों को टच नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, उसका लॉजिक एकदम सिंपल है, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 0 यूनिट का अगर प्रोडक्शन भी कर रहे हो तो भी एवरेज फिक्स कॉस्ट इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, हम उसको प्लॉट नहीं कर पा रहे बट कुछ वैल्यू तो है ना, और कोई भी अगर वैल्यू होती है तो वो ग्राफ में कहीं ना कहीं तो प्लॉट होती है, ठीक है। और अगर आप कितने यूनिट बना रहे हो, आप अगर 1 लाख यूनिट भी बना रहे हो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो फिगर आएगा ना कहीं तो आप उसको प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ में करना पड़ेगा, तो दो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा कर्व, राइट। चलो उसके बाद जो है दूसरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कर्व को पढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसा क्यों होता है, ये यू शेप का रीजन समझा दिया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड है आपका कर्व, दैट इज एवरेज कॉस्ट का कर्व। एवरेज कॉस्ट जो है पहले क्या होता है, बोथ, आप ध्यान से सुनो, मैंने जो आपको बताया था फेज 1 में क्या होता है, बोथ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स, दोनों गिरते हैं। और पॉइंट ए जो है, यहाँ पे पॉइंट ए प्लॉट है, यहाँ पे दोनों गिर रहे हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी गिर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रहा है, दोनों गिर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कर्व बहुत स्पीड से नीचे जा रहा है टोटल कॉस्ट का। फिर उसके बाद फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 3 यूनिट्स एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूज टू फॉल, एएफसी मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट, सेकेंड यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट में जब जा रहे हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे भी गिर रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरता ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी गिर रहा है, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, सो एवरेज कॉस्ट ऑल्सो फॉल्स टिल इट रीचेस पॉइंट बी। फ्रॉम 3 to 4 यूनिट AC रिमेन्स कांस्टेंट,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ना एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उतना का उतना ही है। तो अगर एक चीज गिर रही है, एक चीज बराबर है, तो टोटल ओवरऑल तो गिरेगा ही ना। तो यहाँ पे भी फॉल हो रहा है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है थर्ड फेज में, जहाँ पे राइज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन फॉल इन एवरेज फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर एसी स्टार्ट्स राइजिंग। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कम हो रहा है। लेकिन ये जो है उतना कम नहीं हो रहा है जितनी स्पीड से ये बढ़ रहा है, इसलिए जो है ग्राफ ऊपर जाने लग रहा है। कॉस्ट का ग्राफ ऊपर जाना क्या अच्छी बात होती है क्या? नहीं, ठीक है, नहीं होती है। बट आप प्रोडक्शन करोगे तो जितना प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट ऊपर तो जाएगा ही, राइट। चलो, तो ये हो गई हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कहानी। ये तीनों को एक ग्राफ में भी हमने क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट में, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट भी मैंने आपको बता दिया है बहुत इजी तरीके से। मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। तो इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हो। या तो आप क्या करोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस देख लो, या तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस देख लो। ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे भी मैंने दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखाया है। पहले तो मैंने टोटल कॉस्ट के तरीके से निकाल के दिखा दिया, फिर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट के तरीके से डिफरेंस निकाल के आपको दे दिया है। दोनों केस में सेम डिफरेंस आएगा। रीजन एकदम इसका एकदम ही नॉर्मल सा रीजन है। ये रीजन है, जब टोटल कॉस्ट जो है वो हमेशा 12 की 12 रहेगी, तो हर केस में 12 है ना, तो उसकी वजह से जो है ये इररेलेवेंट हो जाती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछे कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है विच इज इररेलेवेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट, सो यू विल हैव टू राइट टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का कोई रोल नहीं है मार्जिनल कॉस्ट निकालने में, राइट। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसे बनता है। मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान से सुनो, एकदम लॉजिकल चैप्टर है, एकदम लॉजिकल चैप्टर। कोई भी कॉस्टिंग अभी तक हमने पढ़ा था, स्पेशली अभी वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है ना, वेरिएबल कॉस्ट हमने ये देखा कि कॉस्टिंग जो है, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है वो तो बढ़ेगा, लेकिन पहले जब बढ़ता है ना तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बेनिफिट मिल रहा था। इसका मतलब ये है कि जब आप एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो ना, तो जैसे पहला यूनिट बनाए तो 6 रुपए लग रहा है, लेकिन जब दूसरा यूनिट आप एक्स्ट्रा बना रहे हो तो दूसरे यूनिट को बनाने के लिए सिर्फ 4 रुपए बस एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तीसरे यूनिट को बनाने के लिए सिर्फ 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, जबकि पहले में 6 लग रहा था, दूसरे में आपको कितना लगना चाहिए था, आपके सबसे एक्स्ट्रा और 6 लगना चाहिए था, लेकिन वो कम होकर सिर्फ 4 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। क्यों लग रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या होता है, गिरता है, ठीक है। उसके बाद वो एक जगह आके कांस्टेंट होगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे, पहले स्टार्टिंग में तो आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो कम होगा, लेकिन फिर वो खर्चा बढ़ने लग जाएगा, राइट। सो ये है मार्जिनल कॉस्ट। ये आपका कैसा रहेगा, एमसी कर्व। एमसी कर्व मतलब मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो यू शेप्ड कर्व होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 5 देख के आओ, तब जाके ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब आ जाओ, अब आपका एक चैप्टर में ये एक पार्ट है, ये ध्यान से एकदम देखना है आपको। रिलेशनशिप्स, किसके बीच में रिलेशनशिप्स? जो भी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स जो हम पढ़ के आ रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो हमको किस किस के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो मैंने प्लॉट किया है, एक है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व और एक है एवरेज कॉस्ट का कर्व, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का ये कर्व है, ये है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, और ये है एवरेज कॉस्ट का कर्व, ठीक है। अब ये जो है देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले फेज 1, फिर फेज 2, फिर फेज 3। फेज 1 में क्या होता है, जो फेज 1 है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 कॉस्ट हमने लिए हैं। एक लिया है टोटल कॉस्ट, एक लिया है एवरेज कॉस्ट, एक लिया है मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ओके। फेज 1 में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। फेज 1 वो फेज है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम है, दूसरा पेन ले लेते हैं, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट।
मतलब एवरेज कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, उस फेज को बोलते हैं फेज वन। ठीक है, इस पर्टिकुलर फेज में जहां पे जो है एवरेज कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, उसको बोलते हैं फेज वन। तो इसमें एवरेज कॉस्ट ये वाला प्लॉट है हमारा। ठीक है, तो ये फेज है हमारा यहाँ तक का, इसके पहले तक का फेज। ये फेज में देखो क्या ऊपर है, ये हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर है, और मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे है, नीचे है। मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, एवरेज कॉस्ट ऊपर है। तो अगर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, वो वाला केस कौन सा हो गया आपका, वो वाला फेज आपका कौन सा है, फेज वन। फिर फेज नंबर टू आएगा। ठीक है, फेज नंबर टू क्या है, फेज नंबर टू वो फेज है जब यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसके पहले का फेज जहाँ पे वो दोनों बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जहाँ पे बराबर है, उसके पहले वाले फेज में अगर हम देखेंगे, उसके पहले वाले फेज में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा आता है मार्जिनल कॉस्ट से। मतलब जो हम ऊपर एवरेज निकाल रहे थे ना, टोटल कॉस्ट का एवरेज, वो ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान से सुनो। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला टोटल कॉस्ट एट एन माइनस टोटल कॉस्ट एट एन माइनस वन, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से। फेज वन में जो है ऐसा होता है, फेज वन में जो है एवरेज कॉस्ट जो है ज्यादा आता है एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, चलो फेज टू में क्या होता है, फेज टू वो फेज है जहां पे दोनों बराबर हो जाते हैं, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, दोनों बराबर है, देखो ये। एंड फेज थ्री वो फेज है जहां पे क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। ये देखो, ये मार्जिनल कॉस्ट जो है भाई साहब ये आ गया, और एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे आ गया। मतलब मार्जिनल कॉस्ट बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, जब कोई चीज ऐसे बढ़ती है ना, मतलब वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, और कोई चीज ऐसे बढ़ रही है, ऐसे कोई चीज ऐसे बढ़ रही है ऐसे, तो वो उतने स्पीड से नहीं बढ़ रही है, ये ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉस्ट प्लॉट किया है, ये कॉस्टिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एवरेज कॉस्ट बहुत स्पीड से बढ़ना चालू हो गया। सॉरी, ये मार्जिनल कॉस्ट है ना एक्सक्यूज मी। ये मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज कॉस्ट उतना स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है। अब इसका मैं लॉजिक बता रही हूँ, जिसको समझ में आएगा ध्यान से सुनना। ये एवरेज कॉस्ट इतना स्पीड से क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में ना दो चीजें हैं, एक है वेरिएबल कॉस्ट और एक है फिक्स कॉस्ट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट तो गिर रहा है, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये इतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, जो एवरेज कॉस्ट है वो इससे इतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक है एवरेज वेरिएबल, एक है एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है ना। ठीक है, तो एक चीज आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो जहाँ पे एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, तो वो चीज उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जब मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्जिनल कॉस्ट जो है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है एक टाइम आने के बाद क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है, उसको कम करने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ उसके पास बढ़ाने वाला ही सोर्स है, तो इस वजह से ये स्पीड से बढ़ती है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये दोनों का कर्व, ये मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो क्या क्या लिखा हुआ है, चलो एक बार पढ़ भी ले क्या। When marginal cost is less than average cost, जब marginal cost average cost से कम है, मतलब फेज नंबर वन, एवरेज कॉस्ट विल फॉल, उस टाइम पे एवरेज कॉस्ट गिर रही है। मैंने कर्व में पूरा गोदागारी कर दिया, देखो ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है। जब मार्जिनल कॉस्ट जो है ये वाला जो कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है, ये एवरेज कॉस्ट से जब नीचे है, ये एवरेज कॉस्ट का कर्व, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, जब मार्जिनल कॉस्ट नीचे है उस टाइम पे क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, फॉल हो रहा है, वही बोल रहा है वो।
ठीक है, एक बार मैं इसको अलग से बना देती हूँ यहाँ पे आप लोगों के, ताकि क्लियरली सब समझ में आ। ठीक है, तो ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये है एवरेज कॉस्ट। स्टार्टिंग में जब फेज वन में है हम, फेज वन के लिए हम ये ले लेते हैं, ये है फेज वन, ये वाला पार्ट है फेज वन। फेज वन में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट में भी निकाल लें, जैसे मान लो इस पॉइंट में निकाल रहे हैं, तो देखो जब यहाँ पे मान लो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये कॉस्ट देखो ज़्यादा आ रही है, ये कॉस्ट कम आ रही है। तो फेज़ वन में मार्जिनल कॉस्ट कम है। फेज़ वन के लिए क्या बोल रहे हैं, फेज़ वन वो फेज़ है जहाँ पे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट जो है गिर रही है। ठीक है, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है हमको, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। फेज टू वो फेज है, फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट एज इज एट इट्स लोएस्ट। उस पॉइंट में जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है, उस पॉइंट में जो है ये जो एवरेज कॉस्ट है ना, ये अपने लोवेस्ट पे रहती है, ये अपने लोवेस्ट पे है, और इसके बाद वो बढ़ना चालू हो जाएगी। तो जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व एक दूसरे से मीट करते हैं ना, तब वो अपने लोवेस्ट पे रहता है। एवरेज कॉस्ट कर्व अपने लोवेस्ट पे रहता है जब वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व से मीट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है मार्जिनल कर्व कॉस्ट कर्व ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है और एवरेज कॉस्ट कम स्पीड से बढ़ता है। पहले उल्टा रहता है, पहले मार्जिनल जो है वो कम, मतलब पहले जो होता है ऐसा होता है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में मार्जिनल कम रहता है, बाद में मार्जिनल फुल स्पीड में बढ़ता है, एवरेज उतनी स्पीड में नहीं बढ़ता है। फिर है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट राइजेस। ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज से ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा है मार्जिनल और एवरेज कम है, उस केस में जो है एवरेज इंक्रीज होता है। और उसके बाद देयर आफ्टर बोथ MC एंड AC, बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट राइजेस, बट मार्जिनल कॉस्ट राइजेस एट अ फास्टर रेट। मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है, क्यों, क्योंकि उसके पास ना एवरेज फिक्स कॉस्ट का ब्रेक नहीं है, जबकि एवरेज कॉस्ट के पास फिक्स कॉस्ट का ब्रेक है, तो वो उतना स्पीड से नहीं बढ़ता है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट जो है ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, एवरेज कॉस्ट, ये मैं ना आपको समझा चुकी हूँ, इसको मत पढ़ो, ये मैं समझा चुकी हूँ। अभी पढ़ोगे ना तो उसकी लैंग्वेज से आपको थोड़ा डाउट होगा, एक बार चैप्टर आप खुद से गो थ्रू करोगे तब वो पढ़ोगे तो इजीली समझ में आएगा। अब आ जाओ दो चीज़ों के बीच में और रिलेशनशिप देखना है, एक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, चलो एक हमको डिफरेंस देखना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, अब हम इसके लिए एक अलग से डायग्राम ही बना लेते हैं यहाँ पे। ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, ऊपर जो पढ़ रहे थे ना वो एवरेज कॉस्ट का कर्व था। एवरेज कॉस्ट कैसे बनती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट से। अभी हम सिर्फ किसके बारे में देख रहे हैं, एवरेज वेरिएबल को देख रहे हैं, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। और दूसरा कौन सा है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, राइट। चलो ये है आउटपुट, ये है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वाई एक्सिस में हम कॉस्टिंग प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस में हम आउटपुट प्लॉट करते हैं, राइट। चलो तो यहाँ पे भी फेजेस देखते हैं, ये भी 3 फेज में डिवाइड है। फेज वन जो है सेकेंड यूनिट तक रहता है फेज वन। यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है एज कंपेयर टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जब हम आप ये चैप्टर में ना आपको समझने के लिए, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको एक चीज़ बिल्कुल करना पड़ेगा कि पढ़ते पढ़ते ना आपको ग्राफ भी बनाना है और आपको टेबल भी बनाना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें साथ में करोगे तब जाके इस चैप्टर में ग्रिप आएगी आपकी अच्छे से। अदरवाइज जो है ना, मैं कितना भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी ना कहीं आप अटक जाओगे, पता है, क्योंकि इतने बार मार्जिनल एवरेज ये वो आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे नामों में, जबकि एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अगर हाथ से ग्राफ बनाओगे ना तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। ठीक है, चलो तो सबसे पहले फेज वन में देखो, फेज वन में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम होता है फेज वन में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है
येलो और को ले लेते हैं ग्रीन। फेज वन में कौन सा कर्व नीचे है? ये वाला कर्व नीचे है, ठीक है। तो फेज वन में ये होता है, फेज वन में मार्जिनल कॉस्ट कम है और एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो एवरेज ज्यादा है मार्जिनल से, फेज वन में ये हो रहा है। फेज टू में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एकदम बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट। फेज टू में जो है मार्जिनल और एवरेज एकदम बराबर हो जाते हैं। और फेज थ्री ऐसा होता है जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है एवरेज कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। तो ये है आपका क्या हो गया, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में कंपैरिजन। अब उसके बाद जो है थर्ड केस, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब तीसरा आप क्या देख रहे होंगे, एवरेज कॉस्ट का कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। तो ये जो है आपका, यहाँ पे आपका क्या प्लॉट होता है, यहाँ पे हम क्या प्लॉट करेंगे, आउटपुट, और यहाँ पे हम पूरी कॉस्टिंग प्लॉट करते हैं। चाहे कोई भी कॉस्ट हो, चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट हो, सब यहाँ पे प्लॉट होगा। ये जो पहला कर्व जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो कौन सा कर्व है, वो है एवरेज कॉस्ट का कर्व, ठीक है। और दूसरा जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। एवरेज वेरिएबल, ये दोनों के बीच का रिलेशन अपन को देखना है, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एक एक्स्ट्रा आपके लिए मैंने बना दिया यहाँ पे, विच इज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों का तो हमने ऊपर ही देख लिया यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल। जितना देखने में हार्ड लग रहा है ना उतना हार्ड है नहीं, ट्रस्ट में बहुत इजी है, लेकिन इजी तब लगेगा जब आप खुद से ग्राफ बनाओगे और प्लॉट करोगे, तब जाके ये आपको इजी लगने वाला है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल का देखते हैं। ये है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हमेशा एवरेज वेरिएबल से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। जब आप कर्व बनाओगे ना तो ये है एवरेज कॉस्ट का कर्व और ये आएगा नीचे एवरेज वेरिएबल का, और यह है एवरेज कॉस्ट का कर्व। क्यों ऐसा हो रहा है, एवरेज कॉस्ट कर्व क्यों ऊपर रहेगा, इसलिए ऊपर रहेगा क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो जब निकालते हो ना तो ये कैसे निकालते हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट करके, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यूज करते हो। तो यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा आ गया ना, तो जब एवरेज फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा है तो ये कर्व हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। हमेशा जो टोटल का कर्व है वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। क्या ये दोनों कर्व एक दूसरे से कभी मिल सकते हैं क्या, कभी नहीं मिलेंगे, कभी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच में हमेशा डिफरेंस रहेगा। क्यों डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इनके बीच में एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, दोनों के बीच में एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कभी भी एक दूसरे से, उन दोनों का कर्व कभी भी मीट नहीं करेगा। ये भले पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, बहुत पास आएंगे, लेकिन मीट कभी नहीं करेंगे एक दूसरे। क्यों नहीं करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो ये है आपका कर्व। अब जो है, ठीक है, एक पार्ट जो है जो यहाँ पे बचा है वो ये है। अब आप देखो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इनके बीच में जो है यहाँ पे हमको ग्राफ एक मिला है। तो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप, टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो हमको पता है कि कैसे बनता है, टोटल कॉस्ट का कर्व जो है ऐसे बनता है, ये चालू हुआ ऐसे, ठीक है। तो ये भी हमको पता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब टोटल कॉस्ट जो है, पहले तो हमारा टोटल कॉस्ट कैसे बढ़ता है, टोटल कॉस्ट जो है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ पे ये जो कर्व का डायरेक्शन है वो चेंज होता है, अगर हम उस कर्व को जो है यहाँ पे देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व से अगर ज्वाइन करेंगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट रहता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो लोवेस्ट पॉइंट रहता है ना, वो वही पॉइंट रहता है जहां पे अगर हम टोटल कॉस्ट का कर्व अगर बनाए, अगर टोटल कॉस्ट का कर्व बनाए
तो जो डायरेक्शन चेंजिंग पॉइंट रहता है ना, वही पॉइंट रहता है जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का लोवेस्ट पॉइंट रहता है। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। एक बार जो है मैं इसको सम अप करूंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, इस कंप्लीट लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में हम आ रहे हैं। सबसे पहले देखो मैंने कौन कौन से कर्व बताया आपको। सबसे फर्स्ट जो है मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट का कर्व, सॉरी फिक्स कॉस्ट का टोटल फिक्स्ड, पूरा लिख देती हूँ नहीं तो आपको डाउट ना हो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ये कर्व जो है चाहे आउटपुट हो चाहे ना हो, यहाँ पे हम क्या प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं आउटपुट, यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे कॉस्ट। अभी हम कौन से कॉस्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की, टीएफसी। तो चाहे आउटपुट हो चाहे ना हो, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होगा, लगते ही रहेगा। ठीक है, सेकंड जो है, अब मैं लाइन से नहीं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ पे एवरेज लेके आ रही हूँ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व के साथ ऐसा है कि जितना ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, जितना ज़्यादा जो है आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, उतना ज़्यादा, यहाँ पे अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट लिखेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट उतना कम होते जाता है। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। लॉजिक मैंने बता दिया है। ये जो कर्व बनता है इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्योंकि अगर हम एक ऐसी लाइन जो ये कर्व से अगर वाई एक्सिस में ले जाए और वही लाइन अगर एक्स एक्सिस में लेके जाए और दूसरे किसी पॉइंट से भी हम यही काम करेंगे, तो अगर इस कर्व का एरिया निकालेंगे एंड इसका एरिया निकालेंगे तो वो हमेशा सेम आएगा। इसको ऐसे कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व, टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अगर आप कर्व बनाते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम कर्व बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था इनवर्स एस शेप का कर्व बनता है। ठीक है, ऐसा कर्व बनता है, इनवर्स एस शेप्ड कर्व, इनवर्स एस शेप्ड कर्व, राइट। अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की बात करूं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा, ऐसा। ठीक है, पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से जो है कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो उस वजह से जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरना चालू हो जाता है वेरिएबल, और फिर उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व जो है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आउटपुट, यहाँ पे जो है हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कर्व हमेशा यहाँ से चालू होगा, जीरो से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जब प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो तो भी फिक्स कॉस्ट तो हमेशा लगते रहती है। तो टोटल वेरी, अगर टोटल कॉस्ट के कर्व की बात करेंगे तो वो ऐसे ही ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ से बनना चालू होगा और शेप से कैसा रहेगा, शेप सेम वेरिएबल कॉस्ट के कर्व के जैसा रहेगा। तो ये है आपका टोटल कॉस्ट। अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे, एवरेज कॉस्ट के कर्व की बात करेंगे तो एवरेज कॉस्ट का कर्व कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ऐसे ऊपर बनता है एवरेज कॉस्ट का कर्व। एवरेज, ये वेरिएबल, ये एवरेज वेरिएबल है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये ऊपर क्यों बनता है, इसलिए बनता है। और वेरिएबल कॉस्ट वाला नीचे क्यों बनता है और ये ऊपर क्यों बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि जब हम ऊपर बना रहे हैं मतलब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो है वो सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इसलिए ये नीचे है, और एवरेज फिक्स और एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो कहाँ पे है, ऊपर है। ठीक है, फिर एक कर्व हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व।
राइट। ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, ये रहा। ओके, उसके बाद चलो, तो ये तो 7 कर्व हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप्स वाले कर्व। रिलेशनशिप्स वाले कर्व, जहाँ पे हमने रिलेशनशिप पढ़ा था ना, तो ये जो है अब कर्व मैं जो बना रही हूँ, अभी तक आपको पता होना चाहिए था कि हम एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करते हैं, आउटपुट, और वाई एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं कॉस्ट, चाहे वो कोई भी कॉस्ट हो, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सारी कॉस्ट कहाँ पे जाएगी, वाई एक्सिस में, राइट। अब देखो, हम यहाँ पे जो है सबसे पहले रिलेशनशिप देखते हैं एवरेज कॉस्ट का एंड लेट्स से मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो ये है एवरेज कॉस्ट का कर्व, ठीक है। और ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। दूसरे कलर से बना दे इसको या हाईलाइट कर देते हैं, ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये वाला है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट तो है क्या है, पहले ये एवरेज कॉस्ट से कम रहता है मार्जिनल कॉस्ट। एक टाइम आता है जब वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट हो जाता है। जिस पॉइंट में दोनों बराबर है, उस पॉइंट में एवरेज कॉस्ट का जो है लोवेस्ट पॉइंट है, वो एवरेज कॉस्ट का वो लोवेस्ट पॉइंट है। और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो है ये हमारा एवरेज कॉस्ट का ये कर्व जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ये है। पहले मार्जिनल कॉस्ट कम था एवरेज कॉस्ट से, ये एवरेज कॉस्ट देखो ऊपर है ना, जो ऊपर रहेगा मतलब क्या है, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, और मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, ये मार्जिनल कॉस्ट है तो इसकी कॉस्टिंग कम है, एवरेज कॉस्ट की कॉस्टिंग क्या है, ज़्यादा है। तो पहले एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होता था, अब देखो जैसे ही एक दोनों दोनों एक दूसरे से टकराए, दोनों बराबर हुए, और बराबर जब हुए तब क्या होगा, एवरेज कॉस्ट अपने लोवेस्ट पॉइंट में आ जाएगा, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट स्पीड से बढ़ रहा है, और एवरेज कॉस्ट उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा, कम स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और एवरेज कॉस्ट उस कंपैरिजन में कम है। अब एक रिलेशनशिप हमने और देखा है, जिसमें हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कुछ ऐसा बनेगा, तो ये रहा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। यहाँ पे भी ध्यान से देखा, मैं फिर सेम कलर से चलो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख दूँ मैं, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एक्स एक्सिस में आउटपुट ही आएगा, वाई एक्सिस में जो है आपका क्या आएगा, कॉस्ट आएगा, चाहे वो कोई भी कॉस्ट हो। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फेज है वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा, एक पॉइंट आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, जब दोनों बराबर है यहाँ पे भी जो है वही पॉइंट है जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, राइट। उसके बाद एक कर्व लास्ट में और बना था, जहाँ पे जो है हम ये तीनों को एक साथ में पढ़ रहे हैं, तीनों को एक साथ में पढ़ रहे हैं, चलो ऐसे ही बना लेते हैं। आपका एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, आउटपुट, और वाई एक्सिस में ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है आपकी एवरेज कॉस्ट, जिसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर मैंने इस काम करती हूँ, फिर अलग कलर से बनाऊँ ज़्यादा बेटर है। ये है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कम होते जा रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, फिक्स कॉस्ट जो है वो भी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये दोनों पास आ जाते हैं एक दूसरे के। और ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, मार्जिनल कॉस्ट का फिर मैंने सेम कलर ले लिया है, कलर ले, ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। मार्जिनल कॉस्ट देखो यहाँ पे जब इसको कट कर रहा है तो भी इसके लोवेस्ट पॉइंट में कट कर रहा है,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के यहाँ पे भी लोवेस्ट पॉइंट में कट कर रहा है, और स्टार्टिंग में जो है ये मार्जिनल कॉस्ट दोनों से कम है, ठीक है, 1 पॉइंट आता है, बट जब ये दोनों से ज़्यादा हो जाता है तो लास्ट में आते आते मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों से ही ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो ये कर्व के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे से पढ़ो। ये चैप्टर को अगर समझना है तो एक ही तरीका है, वो तरीका है आप अपनी कॉपी लो, आप उसमें जो है क्या करो, ग्राफ बनाओ, पहले तो टेबल बनाओ, ठीक है, सेम उसी वैल्यू से बनाओ जिससे मैंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू से बनाओ, टेबल बनाओ और उससे ग्राफ बनाओ, हर टाइप के ग्राफ बनाओ, तब आपको एक एक जो चीज़ें हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएगी। जब तक कि ये तीनों एक्सरसाइज नहीं होगी ना, आपके हाथ में जो है ये चैप्टर नहीं आने वाला, ठीक है, कितना भी कोई पढ़ा ले। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, अबाउट कॉस्टिंग। इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं, पता है, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बस ये पार्ट बच गया है जो 5 मिनट लगेगा आपको समझाने में। नॉर्मली आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे पहली बात यही लिखी है और मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया है। अगर मैं ये पहले ही पढ़ा देती ना तो आपको और कंफ्यूजन होता, तो इसलिए लास्ट में लिया है इसको। तो बहुत ईजी सा है ये। देखो क्या होता है ना, मान लो कि कोई बिजनेस, जैसे वो उसी को ले लेते हैं, एलिना को। एलिना जब बिजनेस कर रही है ना, तो बिजनेस करते वक्त जो है उसने क्या किया कि उसने जो है अपना शोरूम खोला, ठीक है, शोरूम खोला, तो उस शोरूम खोलने में, उसके बुटीक खोलने में उसको क्या क्या खर्चे लग रहे हैं, उसको खर्चा लग रहा है रॉ मटेरियल का, ठीक है, उसको लग रहा है रेंट, उसको लग रहा है लेबर, राइट, उसने फर्नीचर वगैरह बनाया होगा और भी अदर एक्सपेंस किए हैं उसने, जो उसके जेब से जा रहा है खर्चा, क्लियरली दिख रहा है कि इतना खर्चा उसका हो रहा है। जो खर्चा क्लियरली दिख रहा है मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में क्लियरली दिख रहा है कि भाई इतना खर्चा हो रहा है हमारा, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आ जाते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट में। अब किस में आ जाते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट में। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है खर्चा होता है जो हमको दिख तो नहीं रहा है कि खर्चा हो रहा है, बट वो खर्चा एक्चुअल में होता है। फॉर एग्जाम्पल एलिना जो है, ठीक है, एलिना जो है उसने यहाँ पे बुटीक खोली, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या किया, बुटीक खोली। इस बुटीक में काम करने की वजह से क्या वो कोई दूसरी जगह जॉब कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही। पूरा टाइम कहाँ पे दे रही है, इस बुटीक में दे रही है, कहीं और जाके जॉब नहीं कर पा रही। और अगर वो कहीं और जॉब करती तो हो सकता है उसको 1 लाख रुपीज पर मंथ मिल जाता। तो क्या ये पैसा उसको मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा, इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो कहीं और पर अभी काम कर रही है। तो बुटीक में काम करने की वजह से वो कहीं और काम नहीं कर पा रही है, उस वजह से उसको एक नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। उस नुकसान को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि ये जो है हमारी एलिना जो है, इसने ना लोन भी लिया और अपना खुद का पैसा भी लगाया। तो मान लो इसने 20 लाख रुपीज जो है अपना खुद का लगाया उस बिजनेस में। तो क्योंकि वो बिजनेस में 20 लाख रुपए लगा चुकी है, तो क्या वो 20 लाख रुपए बैंक में इन्वेस्ट कर पाएगी, क्या नहीं। तो अगर वो बैंक में इन्वेस्ट करती तो उसको हो सकता है 20 लाख रुपए में जो है 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता, ठीक है। 20 लाख में 2 लाख का इंटरेस्ट लेते हैं यार, 50,000 कम हो जाएगा। 20 लाख में उसको 2 लाख का इंटरेस्ट मिल जाता पर ईयर। लेकिन क्योंकि वो बिजनेस में लगा दिया ना वो पैसा, इसलिए उसको ये इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है पता है, वो अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से चले गई है क्योंकि आप कुछ और काम कर रहे हो, कुछ और काम करने की वजह से जो है आपके हाथ में दूसरी अपॉर्चुनिटी जा रही है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गई उसमें भी तो कुछ कॉस्ट लगता है ना, वहां आपको नुकसान हो रहा है। मतलब पैसे का ना आना भी पैसे का जाना ही होता है। अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप 2 लाख रुपए कमा सकते थे, यहाँ पे 1 लाख कमा सकते थे, बट आप नहीं कमा पा रहे हो। क्यों, क्योंकि आप कहीं और इन्वॉल्व हो। तो आप कहीं और इन्वॉल्व हो, उसकी वजह से आप नहीं कमा पा रहे हो। उस टाइप के कॉस्ट को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो है कॉस्टिंग जब अपन पढ़ते हैं ना सीए में या बीकॉम में पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छे से समझाया जाता है। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो जेब से खर्चा होते हुए दिख रहा है कि पैसा जा रहा है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये दिख नहीं रहा कि पैसा जा रहा है,
बट आपको समझना होगा कि दिख तो नहीं रहा है, लेकिन पैसे का ना आना भी पैसे का जाना ही होता है, क्योंकि आप अपना पैसा कोई और दूसरी जगह पे लगा दिए हो, इस वजह से जो है आप कहीं और से पैसा नहीं कमा पा रहे हो। दैट कॉस्ट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल बिजनेस क्या होता है? एक सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है जो जब अब वो अपना प्रॉफिट निकालता है ना, तो प्रॉफिट कैसे निकालेगा पता है? जो भी उसका सेल्स हुआ है, वो जो भी सेल्स किया उसने, माइनस सेल्स में माइनस क्या करेगा? वो सेल्स में माइनस करेगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, फिर वो माइनस करेगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, और तब जाके उसको क्या निकलेगा? प्रॉफिट। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है ये प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है इसमें तो वो वाले चीजें जुड़ी हुई है ना कि कहीं और से आप पैसा कितना कमा सकते थे, वो किस में जुड़ी हुई है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी वो माइनस करेगा, फिर वो जो निकालेगा दैट विल बी हिज प्रॉफिट। ओके, चलो, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया कंप्लीट हो जाए, और मैंने किया है कंप्लीट, और मेरी तरफ से बहुत मेहनत लगी, और सेम मेहनत मैं आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कैसे करोगे मेहनत मैंने बता दिया है, और थोड़ा अप्रिसिएशन मेरे लिए भी चाहिए भाई, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरे को प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और बहुत आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।